तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वर्क, पावर और एनर्जी। अब इससे पहले एनएलएम और फ्रिक्शन, इन दोनों के वन शॉट्स ऑलरेडी आ चुके हैं यूट्यूब चैनल पर, है ना। तो वर्क, पावर, एनर्जी के अंदर हम वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात करते हैं, या वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की भी बात करते हैं। तो ये ग्रेविटी, फ्रिक्शन और स्प्रिंग फोर्स, इन तीनों की बात हमने किस में करी थी? एनएलएम और फ्रिक्शन में करी थी। तो अगर आपने इन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके इसको देखिए, इसके बाद हम वर्क, पावर, एनर्जी को स्टडी कर सकते हैं। तो ये भी एक वन शॉट वीडियो है ना, जिसके अंदर मैंने सारे के सारे कंसेप्ट्स, सारे फॉर्मूलेस और न्यूमेरिकल्स लिए अच्छे अच्छे, जो कि जेईई मेंस और नीट में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क, पावर, एनर्जी से। अब देखो, जो वर्क, पावर, एनर्जी है ना, अगर इसमें से कोई कॉमन चीज़ आपको निकालने के लिए बोले कि वर्क, पावर, एनर्जी में से सबसे कॉमन चीज़ क्या है तीनों में, तो आप कह सकते हो कि वर्क भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और एनर्जी भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये तीनों क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है, मतलब इसके पास डायरेक्शंस नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब वर्क को किस में नापते हैं हम? जिसकी अगर एसआई यूनिट की मैं बात करूँ तो वर्क को नापते हैं हम जूल में, पावर को वॉट में, और एनर्जी को जूल्स में। ठीक, तो सबसे पहले हम वर्क से स्टार्ट कर रहे होंगे, उसके बाद पावर को डिस्कस करेंगे, फिर एनर्जी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वर्क का जैसे आपको मतलब पता ही होगा, इतने चैप्टर्स में हमने इतनी बार बात करी वर्क की, है ना। वर्क डन, तो जैसे कोई भी फोर्सेस होती है ना, हम जैसे आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन पता ही है, क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है ना वर्क। आप ऐसे याद रखते हो उसको, बट इसके अगर थोड़ी सी क्लियर डेफिनेशन हम देखना चाहें कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ना, और उस पर फोर्स ऐसे लग रहा है यूं, मान लो F1 फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से कुछ DS1 डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आप कहते हो कि फोर्स जो आपका वर्क डन है, वर्क डन बाय फोर्स F1 इज इक्वल्स टू F1 डॉट DS1। तो आप ऐसे वर्क डन बाय फोर्स F1 लिखते हो। ये क्या है? वर्क डन बाय फोर्स F1। और अगर आप टोटल वर्क डन निकालना हो बाय फोर्स F1 तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट कर देना यहाँ पर S1 से S2, जो भी आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट है। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं। और मान लो अगर आपके पास F2 आपके पास F2 फोर्स भी है, F3 फोर्स भी है, वैसे करके बहुत सारी फोर्सेस है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? सब फोर्सेस की वजह से लिखना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो DW, जो नेट W है आपका, वो कितना आएगा? F1 डॉट DS1 प्लस F2 डॉट DS2 F3 डॉट DS3, और इंटीग्रेट कर दो यहाँ से, आगे भी हो सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वर्क डन के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी। भाई फोर्स तो कई जगह लग ही सकता है ना, फोर्स तो कई जगह लग रहा होता है, बट डिस्प्लेसमेंट हर जगह हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे आप कोई दीवार है, दीवार को आप धक्का मारते हो वैसे, है ना, दीवार को आप धक्का मार रहे हो, तो वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है। पर जब आप दीवार को धक्का मारते हो, आप कितना भी फोर्स लगा लो, पर दीवार खिसकती नहीं है। तो यहाँ पर जो DS है वो क्या है? वो ज़ीरो है। तो इस केस में आपका वर्क डन क्या आता है? वो ज़ीरो आता है। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे हम चलने का एग्जांपल लेते हैं। जब आप ग्राउंड पर वॉक करते हो, जब आप ग्राउंड पर वॉक करते हो तो आपको पता है फ्रिक्शन की वजह से वॉक कर रहे हो। जैसे ग्राउंड है और यहाँ पर आपकी ये स्लीपर्स है ना, आपने चप्पल पहन रखी है, वो स्लीपर्स है, तो यहाँ पर पॉइंट टच कर रहा है इधर, उसकी वजह से फोर्स, क्योंकि आप आगे जाना चाह रहे हो तो आपका फ्रिक्शन पीछे लग रहा है ना। आप कहाँ जाना चाह रहे हो? आप आगे जा रहे हो, तो फ्रिक्शन आपका किधर लग रहा है? पीछे। क्या ये फ्रिक्शन वर्क डन कर रहा है? ये वर्क डन नहीं कर रहा, क्योंकि आप जब चलते हो ना तब आप पॉइंट यहाँ पर रखते हो, उसके बाद यहाँ से चप्पल उठा लेते हो, उसके बाद इधर रखते हो, फिर यहाँ रखते हो। एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो पॉइंट है ना, इस पर फ्रिक्शन लग रहा है, ये घसीट नहीं रहा है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ये वहीं पर लगता है फ्रिक्शन। उसके बाद ये पॉइंट आप वहाँ से अपनी स्लीपर्स उठा लेते हो, किसी और पॉइंट पर रख देते हो। अगर ये पॉइंट यहाँ से लेकर ऐसे घसीटते हुए यहाँ जाता तो फिर हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन वर्क डन करता है। पर नॉर्मल वॉकिंग में, जब हम नॉर्मल वॉक करते हैं, जब हमारी चप्पल हम ऐसे घसीटते नहीं है ना, उसको उठा के रखते हैं एक जगह से दूसरी जगह स्टेप बाय स्टेप, तो इसलिए फ्रिक्शन वहाँ पर वर्क डन नहीं करता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम ये कह सकते हैं जिस पॉइंट पर भी फोर्स लग रहा है, जिस पॉइंट पर भी फ्रिक्शन फोर्स या फोर्स लग रहा है इन जनरल, उसका डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है। किसका? उसका डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है, तभी वो वर्क डन कर पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो होता क्या ना, जैसे आप कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो किसी बुक से, या आप अपना होमवर्क कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको कुछ डाउट्स आते हैं। अब इन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई मेंटर या कोई टीचर तो है नहीं, है ना।
तो ये जो डाउट्स होते हैं ये आपके पाइलअप होते चले जाते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है अनअकैडमी के नए फीचर आस्क अ डाउट ने। ठीक है, अब ये क्या करता है, आपको इस पे क्वेश्चन पूछना है जो भी जिसमें भी आपको डाउट है, और उसका वो वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे कुछ ही घंटों में। तो अगर आप 6 से 12 तक के बच्चे हैं तो आप इस ऐप पर जाके, अनअकैडमी के ऐप पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो इसके फीचर्स क्या हैं? इसका पहला फीचर है कि कितने भी डाउट पूछ लो, एक तो फ्री है, और डाउट्स भी कितने पूछ लो, कभी भी पूछो। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिल रहे होंगे सॉल्यूशंस, और जो आपने क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन का आपको आंसर सॉल्यूशन मिल रहा होगा। तो जो क्वेश्चन पूछने का प्रोसेस है उसको अच्छे से समझ लो एक बार। आपको सबसे पहले तो अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है ना। अगर डाउनलोड आपने ऑलरेडी कर रखा है तो उसको अपडेट कर लीजिए, जिससे कि आपका आस्क का डाउट का जो आपका सेक्शन है वो आप वहाँ पर अपीयर हो जाए। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप को ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको दिखेगा आस्क का डाउट का ऑप्शन। तो नीचे जाएंगे तो वहाँ पर दिखाई देगा टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम गैलरी। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका डाउट है उसकी पिक्चर आपको अपलोड करनी होगी। आपने पिक्चर अपलोड कर दी, जैसे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड हो गए एक पिक्चर के अंदर, तो आपको क्रॉप करना होगा जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है। तो क्रॉप कर दिया आपने, क्रॉप करने के बाद उसको आप अपलोड कर दो। अपलोड करोगे जैसे ही तो वहाँ पर आपको पूछा जाएगा जो भी आपने क्वेश्चन अपलोड करा है वो किसका है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ्स का है, बायोलॉजी का, जिसका भी है। तो आपको वहाँ पर लिखना है कि फिजिक्स का पूछा है। ठीक, इतना करने के बाद आपके पास मैसेज आएगा कि आपको सॉल्यूशंस जल्दी कुछ ही घंटों में मिल जाएंगी। ठीक, अच्छा, डाउट पूछते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो एक टाइम पे एक ही डाउट पूछना है, मल्टीपल डाउट नहीं पूछने एक इमेज के अंदर, और जो इमेज आप अपलोड करते हैं वो क्लियर होनी चाहिए। और किसी भी मोमेंट पर अगर आपको बोला जाता है कोई कोड एंटर करने के लिए तो आप हमारा रेफरल कोड सिंह साहब यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाएंगे और डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। तो ये हमारा कोड है सिंह साहब। और जिस भी आप क्लास के बच्चे हैं 6 to 12 सबकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से सीधा जाके आस्क अ डाउट को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमने क्या लिखा था कि जो आपका W होता है वो होता है F.ds, यही लिखा था, है ना, वर्क डन बाय क्विक फोर्स। अगर मैं आपको बोलता हूँ जो आपका F है वो कांस्टेंट है, क्या है वो? कांस्टेंट है, मतलब उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। तो क्या ये बाहर निकल कर आ सकता है इंटीग्रल से? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, इसको बाहर निकालो। वर्क डन इक्वल्स टू F आपका बाहर आ गया, अंदर के बच गया ds वेक्टर। तो ये बन जाएगा ds वेक्टर का इंटीग्रेशन s बड़ा वेक्टर लिख देते हैं तो F.s। तो एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। ये कब है फॉर्मूला? जब आपका कांस्टेंट फोर्स है। ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पर बीच में? डॉट प्रोडक्ट। क्या है ये? डॉट प्रोडक्ट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू F.s, या फिर आप लिख सकते हो F वेक्टर का मॉड इंटू S वेक्टर का मॉड इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये कॉस ऑफ थीटा क्या है? जैसे मान लो F वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है और S वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, तो बीच का जो एंगल है इनमें वो क्या है? थीटा है। तो आप ऐसे भी फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो, सॉरी वर्क डन को। तो वर्क डन को हम Fs कॉस थीटा से भी आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप बोल ही रहे हो कि जो आपका वर्क डन है वो क्या है? F.s है, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। इस बात को प्रूफ भी कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या बोला गया? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ये वर्क डन है बाय कांस्टेंट फोर्स है ना, ये अभी निकाला है अपने फॉर्मूला F.s। अब इसमें कैसे है देखो, जैसे एग्जांपल ले लो एक, ये आपका एक इनिशियल पॉइंट है, मान लो कहीं से कोई ना स्टार्ट हुए होगा वो, और यहाँ पर B पे आकर उसको रुकना है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं। उस पर फोर्स मान लो यहाँ पर जो पार्टिकल है उस पर फोर्स हमेशा ऐसे ही लगता है, या मान लो दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो डायरेक्शन उसकी ऐसी है फोर्स की, है ना, ये फोर्स की डायरेक्शन है। अब वो चलने का कोशिश करता है तो चलता है वो ऐसे डायरेक्शन में, यूं करके ऐसे चल के और यहाँ पहुँचा। मैं आपको बोल रहा हूँ जो F है ये कांस्टेंट है, ये क्या है? ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है? यहाँ पर था जब भी ऐसे फोर्स लग रहा था, यहाँ पर था जब भी ऐसे फोर्स लग रहा था, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। देख लो ना, हर जगह फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो कुछ ऐसे फोर्स लग रहा होगा, तो मैं बोलता हूँ ये कांस्टेंट फोर्स है। ठीक, अच्छा, अगर मुझको वर्क डन निकालना हो तो क्या लिखूंगा? F.s, यही तो लिखूंगा।
आपका फोर्स वेक्टर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स है। जो आपका एस वेक्टर है वो क्या होगा, एस वेक्टर होगा आपका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। भाई एस वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही तो है ये। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर। तो हम कह सकते हैं जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो कैसा होगा, होगा इस टाइप से। ये क्या बात समझ में आ रही है। तो आप कैसे भी जाओ आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा ये रहेगा, फोर्स आपकी कांस्टेंट ही है। अगर आप मान लो ये वाला पाथ नहीं लेकर आप ये वाला पाथ लेकर जाते, ऐसे जाते, तो अभी भी आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, इस पाथ के लिए भी सेम ही है। अभी अगर ऐसे जाते तो अभी भी आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम है। तो हमेशा आपका वर्क डन जो आएगा किसी भी पाथ के लिए दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में, वो क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम है। और ऐसे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपका जो पार्टिकल है, जो आपका कांस्टेंट फोर्स जिस पे लग रहा है, अगर वो वाला पार्टिकल वापस घूम के उसी जगह पर आ जाए, मतलब जहाँ से इनिशियल है और फाइनल पॉइंट भी वही रहे, तो आप बोल सकते हो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ज़ीरो है। तो वर्क डन कितना होगा, एफ इंटू ज़ीरो, ये कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, हम कह सकते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स in a closed path is zero as displacement vector is zero। क्या बात समझ में आ रही है। ये सिर्फ अपन कांस्टेंट फोर्स के लिए बात कर रहे हैं। अगर क्लोज्ड पाथ हो और आपकी फोर्स जो है कांस्टेंट नहीं हो तो वहां पर क्लोज्ड पाथ में जीरो नहीं होगा फिर वर्क डन। बात समझ में आ रही है, फिर वहां पर जीरो नहीं होगा। कांस्टेंट फोर्स के केस में एस जो है आपका जीरो हो जाता है, तो एफ डॉट एस से हम बोल सकते हैं वर्क डन जीरो है। पर नॉन कांस्टेंट फोर्स के लिए ऐसा जरूरी नहीं, जितनी भी स्टेटमेंट्स अपन ने अभी लिखे। क्या बात समझ में आ रही है। अब इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है ऐसा, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है ये, है ना, और आपको गिवन है कि ये एच है, एच हाइट का इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल थीटा है और मैंने इसको फिक्स कर रखा है, ये फिक्स्ड है। एक ब्लॉक यहाँ पर पड़ा है, एक ब्लॉक यहाँ पर पड़ा है जो कि नीचे जा रहा है। मैं कहता हूँ कि ये इस पे जो ये है, ये म्यू है, ठीक है, इस पर फ्रिक्शन लग रहा है जो कि म्यू है। तो ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करता है, तो आपको निकालना है जब ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पर आ जाएगा, मतलब ये ब्लॉक बिल्कुल नीचे आ जाएगा, बॉटम ऑफ द सरफेस पे आ जाएगा इसके इंक्लाइंड के, तब आपको निकालना है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हुआ होगा। क्या बात समझ में आ रही है। और ऐसा भी निकालो, वर्क डन बाय नॉर्मल भी निकालो, तीनों चीज़ की निकाल लेते हैं। भाई ग्रेविटी भी लग रही है इस ब्लॉक पर, फ्रिक्शन भी लग रहा है क्योंकि सरफेस रफ है, और आपका जो वर्क डन बाय नॉर्मल, नॉर्मल भी लग रहा हो, और कितना होगा ये देख लेते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये देखते हैं कि अगर अपने पास कांस्टेंट फोर्स है, भाई अपने पास अगर फोर्स कांस्टेंट है तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एफ डॉट एस। इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। तो मैं पहले डिसाइड करता हूँ कि है कि नहीं। तो ग्रेविटी क्या कांस्टेंट है आपके पास, बिल्कुल आप बोलोगे सर ग्रेविटी तो कांस्टेंट फोर्स होती है ना, एम जी लग रहा होगा हर जगह, हर जगह, हर जगह एम जी लग रहा होगा, तो कांस्टेंट फोर्स है। फ्रिक्शन ये भी कांस्टेंट फोर्स है, क्योंकि जब स्लाइड कर रहा होगा फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, थीटा भी कांस्टेंट है, एम जी भी कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है, फ्रिक्शन भी एक कांस्टेंट फोर्स है। और नॉर्मल, नॉर्मल भी वही लग रहा होगा, क्योंकि मैं एम जी कॉस थीटा होता है नॉर्मल, आपको पता होगा है ना, एम जी कॉस थीटा होता है, तो वो भी क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स है। तो बड़ा आसान सा सवाल है, तो आपको क्या निकालना है, बस एफ डॉट एस करना है। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालते हैं सबसे पहले, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, देखो अगर इसका मैं एफ बी डी बनाऊँ तो आप ऐसे बना सकते हो, यहाँ पर नीचे लग रहा है फोर्स एम जी, ठीक है, ये एंगल कितना है, ये थीटा है, ठीक है, इसको आना है पूरा नीचे। मैं बोल रहा हूँ कि ये एच है आपका, ये आपका एच है। अच्छा, ये एच है और ये आपका कितना हो जाएगा, फिर आप कह सकते हो कि अगर ट्राइंगल में बनाऊँ ये वाला, तो ये एच है और ये थीटा है, तो मैं बोल सकता हूँ उसको अगर मैं एक्स मान लूँ अगर, तो मैं बोल सकता हूँ आपका जो साइन थीटा होता है वो कितना होता है, एच अपॉन एक्स होता है। तो एक्स क्या आ जाएगा आपका, एच अपॉन साइन थीटा। तो ये जो लेंथ होगी आपकी ये कितनी है, एच अपॉन साइन थीटा है। क्या बात समझ में आई। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है आपका पास एच साइन थीटा, फोर्स है आपके पास एम जी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ऐसे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट एच साइन थीटा, फोर्स कितना है एम जी। अगर आपको निकालना हो वर्क डन तो कैसे निकालोगे, वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट एस, या आप बोल सकते हो एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना है एम जी है, एस कितना है एच अपॉन साइन थीटा है,
इनटू कॉस थीटा कितना है, कॉस ऑफ थीटा मतलब इन दोनों के बीच का एंगल, ये वाला थीटा बोल रहा हूँ मैं, है ना, इसको मतलब अल्फा ही मानो आप, जैसे कंफ्यूज हो गए नहीं तो मैं कॉस अल्फा बोल देता हूँ इधर, है ना। अल्फा मतलब एफ और एस के बीच का एंगल, कॉस ऑफ अल्फा। अल्फा कितना है, ये वाला अल्फा कितना है, अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री होगा यहाँ पर, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा आपका 90 माइनस थीटा होगा, यही होगा। तो कॉस अल्फा लिख लो यहाँ से, क्या आ जाएगा ये एम जी इंटू एच अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा मतलब कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एम जी एच। तो वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आया, एम जी एच है। ये देखो पॉजिटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव क्यों आ रहा है ये, क्योंकि आपका एम जी भी नीचे लग रहा था और आपका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही है। जब फोर्स और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, मतलब उनके बीच में एंगल अक्यूट होता है, तो हम कहते हैं हमेशा वर्क डन पॉजिटिव होता है। तो कभी कभी आप देखोगे वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव आता है जब वो ऊपर जा रहा होता है, क्योंकि हमेशा वर्क जो आपकी ग्रेविटी हो तो हमेशा नीचे लगेगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर हो रहा है तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो उस केस में नेगेटिव आ जाता है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव नहीं होता, है ना, ये सोचने वाली बात है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है कभी कभी। क्या बात समझ में आई, ठीक है। और आप ऐसे सीधा भी निकाल सकते हो, वैसे इतना करने की जरूरत भी नहीं है आपको। आप ये देख सकते हो कि देखा जाए कि ये नीचे तो आ रहा है सीधा, तो एम जी फोर्स नीचे लग रहा है, एच इसको डिस्प्लेसमेंट हो सीधा एम जी एच, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एच। क्या बात समझ में आ गई। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक और तरीके से आप इसको कर सकते हो। अगर मैं आपको तरीके बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, है ना, एग्जाम में हमको सॉल्व करने आने चाहिए। तो देखो अगर मैं इस एम जी का कंपोनेंट करूँ, इस एम जी के कंपोनेंट में करता हूँ अगर, तो मैं कह सकता हूँ कि ये कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में होगा कितना, एम जी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में होगा कितना, एम जी कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में है कितना, एच एस इक्वल्स टू एच अपॉन साइन थीटा, यही डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फोर्स के मैंने दो कंपोनेंट कर दिए, एक ये वाला एक ये वाला, तो कौन सा वर्क डन कर रहा होगा, आप कहोगे सर ये वाला ही वर्क डन कर रहा होगा, क्योंकि एस और एफ ये दोनों एक ही डायरेक्शन में। ये वाला जो था ना एम जी कॉस थीटा और एस, ये वाली जो फोर्स है और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो एफ डॉट एस जब अपन करेंगे ना तो वहाँ पर कॉस ऑफ 90 आ जाएगा, तो कॉस 90 तो जीरो हो जाता है, मतलब ये वाला वर्क डन तो नहीं कर रहा होगा, सिर्फ एम जी का ये वाला एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट वर्क डन कर रहा होगा। तो हम कह सकते हैं सीधा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, बस ये वाला कंपोनेंट का वर्क, तो एम जी साइन थीटा इंटू एच अपॉन साइन थीटा। तो ये साइन थीटा कट गया, आपके पास वापस वैल्यू क्या आ गई, एम जी एच। तो ऐसे हमको सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि आपको कंडीशन कुछ भी दी होती है क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको हमेशा कंपोनेंट करके भी आप निकाल सकते हैं, अलग अलग कंपोनेंट करके निकाल लो। हो सकता है यहाँ पर एम जी कॉस थीटा भी वर्क कर रहा हो, क्योंकि अगर आपका एस अगर ऐसा होता, मान लो अगर आपका एस कैसा होता, इस डायरेक्शन में होता, तो फिर आपका एम जी कॉस थीटा भी वर्क कर रहा होता और एम जी साइन थीटा भी वर्क कर रहा होता, बट अपने केस में अभी ऐसा नहीं है। क्या बात समझ में आ रही। अच्छा अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो ये जब ब्लॉक चल रहा होगा तो इसको क्या चाहिए, ये नॉर्मल है और फ्रिक्शन की तरह एक्ट कर रहा होगा, पीछे की तरफ कितना एक्ट कर रहा होगा, ये नीचे लगता है एम जी कॉस थीटा और ये लगता है एम जी साइन थीटा, ऐसे ही लगता है। अच्छा अगर ये वर्क कर रहा है मतलब ये चल रहा है जैसे, है ना, तो आपको पता है फ्रिक्शन कितना लगता है, फ्रिक्शन लगता है आपका म्यू इंटू एम, म्यू कितना है, म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल मतलब एम जी कॉस थीटा, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया, म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा, इतना फोर्स आ गया। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है आपका, इस डायरेक्शन में हो रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, दूसरे कलर से बनाता हूँ, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना हो रहा है वो भी डिस्प्लेसमेंट, एच अपॉन साइन थीटा हो रहा है। तो अगर आप निकालो वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो क्या लिख सकते हो, एफ डॉट एस, एफ कितना है आपका, म्यू एम जी कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड, एस कितना है, एच अपॉन साइन थीटा, और एंगल कितना है बीच में, जब मैं कॉस ऑफ थीटा लिखूंगा इन दोनों के साथ तो थीटा कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, तो कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 कितना होता है, -1, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस म्यू एम जी एच अपॉन टेन थीटा लिख सकता हूँ, है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा ना। क्या बात समझ में आई। यहाँ पर नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि देखो फोर्स पीछे के डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, उसलिए नेगेटिव वर्क डन किया फोर्स ने। क्या बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया, माइनस म्यू एम जी अपॉन टेन थीटा। क्या बात समझ में आई। अब नॉर्मल की भी निकाल लेते हैं, नॉर्मल कैसे लग रहा है, नॉर्मल ऐसे लग रहा है बिल्कुल ऊपर की तरफ, तो नॉर्मल और जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो आप तो सीधा बोलोगे यहाँ से
ये सर क्योंकि जो आपका नॉर्मल है ना, वो परपेंडिकुलर है किसके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के। मैं बोल सकता हूँ वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा, एफ डॉट एस जब आप करोगे तो वहाँ से वो एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना है 90 डिग्री, तो कॉस 90 तो जीरो हो जाता है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही? तो यहाँ से वर्क डन कितना निकल के आ गया, जीरो निकल कर आ गया। तो हमेशा वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो नहीं होता है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ आपको, मैं अभी प्रूफ करेंगे आगे जाके अपन, क्या ना आप जैसे सोच सकते हो ना कि फ्रिक्शन तो हमेशा नेगेटिव वर्क ही करता होगा, ऐसा नहीं है कुछ भी, मैं आपको अभी प्रूफ करूंगा ताकि आपको रियल फील आए। ठीक, अच्छा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें आपको दिया है एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और आपको एस वेक्टर गिवन है कितना 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। आपको निकालना है वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो निकाल लो। वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा, एफ डॉट एस कितना होता है, एफ डॉट एस, तो एफ डॉट एस ही तो करना है, तो क्या करोगे एफ डॉट एस करने के लिए 2 3 जा 6, ऐसे ही करते हैं ना भाई, आई साइक होगा तो 2 3 जा 6, माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6 प्लस 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, तो ये 6 12 12 माइनस 12 0, तो ये आपका वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन बाय फोर्स कितना आ गया, जीरो आ गया। तो देख पा रहे हो यहाँ पर क्या हुआ होगा भाई, एफ डॉट एस जीरो आया आपका, इसका मतलब है या तो एफ जीरो हो सकता है, या फिर एस जीरो हो सकता है, या फिर इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो सकता है, यही केसेस हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एफ तो जीरो नहीं है, यहाँ पर एस भी जीरो नहीं है, तो क्या होगा, ये दोनों जो वेक्टर्स हैं आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर हुए होंगे, इसलिए आपका वो जो वर्क डन आया वो कितना आया, जीरो निकल कर आया। क्या हमें बात समझ में आ रही है? तो वर्क डन बाय फोर्स कितना निकल गया आपके पास आ गया, जीरो। अब देखो जैसे आपके पास ये ग्राफ से क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्या होता है ना, जैसे एफ वेक्टर आपका वो आई कैप जे कैप और के कैप टर्म्स में गिवन होगा, और वहाँ पर आपको डी एस वेक्टर में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो भी डी एक्स डी वाई और डी जेड के टर्म्स में गिवन होगा। तो अगर इसका आपको डब्ल्यू निकालना हो ना, तो क्या निकालते हो, डी डब्ल्यू कैसे निकालोगे, वो आप निकालोगे एफ एक्स आपका एफ डॉट एस से निकालोगे, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एफ डॉट एस कितना आएगा, ये आ जाएगा एफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस एफ वाई डॉट डी वाई प्लस एफ जेड डॉट डी जेड। अगर इसको आप इंटीग्रेट करो तो आप निकाल सकते हो, डब्ल्यू को इंटीग्रेट करोगे डी डब्ल्यू को तो डब्ल्यू आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा एफ एक्स डॉट डी एक्स, मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ एक्स आई से एक्स एफ तक, ठीक है, प्लस एफ वाई डॉट डी वाई का इंटीग्रेशन कर देते हैं वाई आई से वाई एफ तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डॉट डी जेड, कहाँ से कहाँ तक, जेड ऑफ आई से जेड ऑफ एफ तक, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एफ फॉर एक्स के बीच में एरिया, कहाँ से कहाँ तक, एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक। क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये क्या लिखा हुआ है एफ एक्स डॉट डी एक्स, क्या भाई एरिया तो लिखा हुआ है कहाँ से कहाँ तक, एक्स आई से एक्स एफ तक। तो अगर आपको ग्राफ्स में ऐसे गिवन हो, अब देखो आपको क्या गिवन है यहाँ पर कि एफ एक्स और एक्स, एफ वाई और वाई और एफ जेड और जेड के बीच में ग्राफ्स गिवन है ना। आपको बोला जा रहा है कि जब पार्टिकल 2 0 माइनस 4 से ये पोजीशन है इसकी कुछ, वहाँ से जाकर ये 6 8 2 पर जाता है ना, तो कुछ ऐसे ग्राफ्स नजर आते हैं। आपको निकालना है वर्क डन, तो मैंने क्या बताया था आपको, जब हम इंटीग्रेट करते हैं हम तो ऐसा कुछ निकल कर आता है। तो ये क्या एक्स आई से एक्स एक्स मतलब 2 से 6 कितना है, वाई आई से वाई एफ, इसका मतलब क्या है 0 से 8, ऐसे ही है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, एरिया तो निकालना है, तो बहुत आसान हो गया ना ये, तो आपको क्या निकालना है, सिर्फ एरिया अंडर द ग्राफ। तो आप निकाल लो, ये वाला एरिया निकाल लो, एक ये वाला एरिया निकाल लो, और एक ये वाला एरिया निकाल लो। इन सबको ऐड कर दोगे, भाई ये एरिया A1 मान लो इसको, ये A2 है, ये A3 है, सबको ऐड कर दोगे न्यूमेरिकली एल्जेब्रिकली, है ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास, वर्क डन निकल कर आ जाएगा। तो इसका एरिया निकालने की कोशिश करो, अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, इसको मैं मान सकता हूँ ये ऐसा है ना, एक ट्राइंगल है और एक स्क्वायर है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला कितना होगा आपका, ये 4 है, ये भी आपका 4 है, तो इसका एरिया कितना आ गया स्क्वायर का, तो स्क्वायर का आ गया 4 इंटू 4 मतलब 16, प्लस इस ट्राइंगल का एरिया हाफ, कितना आ जाएगा हाफ, कितना आ जाएगा ये हाफ इंटू ये कितना है, ये 4 है, इंटू ये कितनी लेंथ है, ये 6 है, तो 6 2 12, तो ये 12 आ जाएगा, तो आपका 28 इसका कितना आ जाएगा
एरिया आएगा, ये पॉजिटिव में क्योंकि ऊपर है, ठीक है। अच्छा, इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया निकालो इस वाले का, तो हाफ इनटू ये कितना है -10 इनटू ये कितना है 8, कितना आ जाएगा ये -40। तो इसका एरिया कितना है आपके पास -40। अच्छा, इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया कितना आएगा भाई, ये 10 है टोटल, है ना, तो 10 इसकी ब्रेड्थ हो गई, और ये कितना है -4 से 2, मतलब -4 इस साइड और 2 इस साइड, मतलब 6, तो कितना हो जाएगा ये 6, तो ये कितना आ जाएगा 60। क्या बात समझ में आई? अब सबके एरियाज को ऐड ही तो करना है, सबके एरियाज को ऐड कर दो, तो 28 पॉजिटिव में है, -40 नेगेटिव में है, +60, कितना आ जाएगा 28 + 20 कितना आ जाएगा 48, तो ये आपका वर्क डन हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? हमने कैसे निकाला? अब इसको आप इंटीग्रेट करने बैठते हैं ना, फोर्स को, इसका इक्वेशन बनाते हैं, फिर इसका एफ एक्स करते हैं, तो बहुत टाइम लगता है। बट अगर आपको ग्राफ गिवन है तो वो इसलिए गिवन है ताकि आप एरिया से निकालो आंसर। क्या बात समझ में आई? तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शन, या मैं अब बोलता हूँ अलग अलग ही वर्क डन करते हैं, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन लिखो सबसे पहले। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या लिखा? वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर मैं आपको कहूँ कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, आप बोलोगे सर ऑब्वियस सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्योंकि होता क्या है कि जब ऑब्जेक्ट चल रहा होता है ना, तो फ्रिक्शन उसको पीछे लग रहा होता है, जो डिस्प्लेसमेंट उसका इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन तो पीछे लगता है हमेशा। तो यहाँ पर क्या एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है, मतलब 180 डिग्री होगा एंगल। इसका मतलब क्या है? हाँ बिल्कुल नेगेटिव ही आने वाला है, बट ऐसा नहीं है, सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है, ये कंप्लीटली नॉट ट्रू है। बात समझ में आ रही है? कैसे प्रूफ करेंगे इसको? देखो, अगर मैं ऐसा बनाऊं, मैं आपको प्रूफ करता हूं ये कि आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ये आपकी वैल्यू पॉजिटिव भी दे सकता है वर्क की, नेगेटिव भी दे सकता है और जीरो भी दे सकता है। ठीक है, मैं अभी प्रूफ करता हूँ आपके सामने ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीधे पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है, जो चल रहा है, इस पर मान लो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है, ये रफ सरफेस है, मान लो म्यू है, ठीक। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ कि यहाँ पर इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन कैसे लग रहा है, तो आप बोलोगे सर पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है ना, पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है। अगर इसकी ब्लॉक के ऊपर पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किस में लगेगा? ग्राउंड पर लगेगा, तो इस पे लग रहा होगा। तो अगर मैं पूछूं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि चल इस डायरेक्शन में रहा है और फोर्स उल्टा जा रहा है, तो नेगेटिव तो प्रूव हो गया, नेगेटिव तो आपको पता भी था, नेगेटिव तो आ गया। अच्छा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड कितना होगा? क्योंकि ग्राउंड पे भी तो फ्रिक्शन लग ही रहा है, ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन लग रहा है भाई, कॉन्टैक्ट फोर्स है वो, तो इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, सेम एंड इक्वल अपोजिट। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड क्या है? क्या ग्राउंड चल रहा है? नहीं, ग्राउंड का डिस्प्लेसमेंट तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब है जीरो। तो यहाँ से काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क जीरो भी आ सकता है ना, नेगेटिव प्रूफ हो गया, जीरो भी प्रूफ हो गया। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लो, यहाँ से मान लो वापस ग्राउंड है, दो ब्लॉक्स रखे हैं ऐसे, एक ब्लॉक ये रखा है, एक ब्लॉक इसके ऊपर रखा है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि बताओ कि इस पर फ्रिक्शन फोर्स कैसे लग रहे होंगे, सबकी फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन बताओ, तो आप यहाँ जाके बैठ जाओगे सबसे पहले तो ग्राउंड पर, तो आप देखोगे इस वाले ब्लॉक को, ग्राउंड पर बैठ गए तो इस वाले ब्लॉक को देख रहे हो, मान लो ये ए है और ये बी है, तो बी वाले ब्लॉक पे देखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगी? पीछे की डायरेक्शन में लगेगी, फ्रिक्शन बाय ग्राउंड, ग्राउंड पर फ्रिक्शन इधर लगेगा। अच्छा, अब मुझे ए पे निकालना है, तो ए पे जाके बैठ जाओ। अब मैं कहाँ जाके बैठ जाऊँगा? ए पे जाके बैठ जाऊँगा, तो मैं ए पे जाके बैठ गया, इस पे बी पे जाके बैठ जाऊँगा, बी पे जाके बैठ गया क्योंकि ए को देखना है। तो जब मैं बी पे जाके बैठ गया तो बी आ गया रेस्ट पर, बी रेस्ट पर आ गया, इसका मतलब एक 10 जो वेलोसिटी है बी की, उसको आपने उल्टी करके ए को दे दी, तो यहाँ पर ये आ जाएगी 10, है ना, इसकी वेलोसिटी रेस्ट पर आ गया ना अभी, आप उस पर जाके बैठने का मतलब क्या है? अब वहाँ पर जाके रेस्ट पर आ गए, तो 10 आपने पीछे दे दी। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसकी जो नेट वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में आएगी। तो अगर वो आप देख पा रहे हो तो वहाँ पर वो इस साइड इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? आप बोलोगे सर फ्रिक्शन ऑब्वियसली इधर ही लग रहा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? इधर लग रहा होगा, क्योंकि जा इधर रहा है अपनी पोजीशन में, अपनी रिलेटिव, तो फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है।
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सब कुछ भूल जाओ, हमने क्या डिसाइड करा बस कि सारे फ्रिक्शन फोर्स आ गए मेरे पास, सारे के सारे फ्रिक्शन फोर्स आ गए। क्या निकाले मैंने फ्रिक्शन फोर्स सारे के सारे? एक तो इस पे ग्राउंड पे फ्रिक्शन ऐसा लग रहा है, तो इस पे ऐसा लग रहा है ग्राउंड पर। अच्छा, इस पर फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा था, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, है ना, ये वाला। मतलब ये F1 है तो ये भी F1 है, इक्वल एंड अपोजिट। अभी अपने पास ये कंडीशंस, अब देख लो यहाँ से। अब ए के बारे में सोचो, अगर वर्क डन बाय F1 में निकालूं, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन ही है, क्योंकि चल रहा है ना वो, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही है। अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन 1 निकालूं मैं, तो कितना आएगा? आप कहोगे सर ये फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और ये चल भी इसी डायरेक्शन में रहा है, क्योंकि वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है, तो चल भी इसी डायरेक्शन में रहा है, तो आपका F1 भी इसी डायरेक्शन में। तो क्या आ गया आपका वर्क डन? पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ से वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन भी क्या है? पॉजिटिव है। इस ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन कितना है? नेगेटिव है, और ग्राउंड पे तो जीरो ही होता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कैन बी नेगेटिव, तो होता ही है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बट अगर मैं सिस्टम की बात करूं, किसकी बात करूं? ऑन अ सिस्टम, मैं सिस्टम की बात करता हूं, ठीक है। तो सिस्टम में हमेशा कह सकते हैं ऑन अ सिस्टम काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज डज नेगेटिव वर्क। क्या बात समझ में आ रही है? काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज डज नेगेटिव वर्क। अगर आप पूरे सिस्टम में बात करते हो, पूरे सिस्टम में, तो हमेशा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा नेगेटिव वर्क करेगा, ये हमेशा ट्रू है। पर मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अगर आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो जरूरी नहीं काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क ही करे, वो पॉजिटिव भी कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है, जीरो भी कर सकता है। बट अगर पूरे सिस्टम की आप बात कर रहे हो, जैसे पूरे अगर सिस्टम की हम यहाँ पे बात करें, इस पूरे सिस्टम की, अगर ये पूरा सिस्टम है मान लो, तो यहाँ पर 100% जो आपका वर्क आएगा वो कितना आएगा? वो नेगेटिव ही आने वाला है। क्या हमें बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, कि सिस्टम के लिए तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क ही करता है। अब निकालते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क, है ना। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन तो क्या होता है? जब रिलेटिव टेंडेंसी होती है स्लिप होने की, मतलब वहाँ पर स्लिप तो हो नहीं रहा है ना, कुछ हो तो चल तो रहा नहीं ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब है अगर ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो एस है, जो आपका एस होगा डिस्प्लेसमेंट, वो तो क्या होगा? जीरो होगा, और एस जीरो है तो वर्क डन कितना होता है? वो जीरो होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन तो जीरो होना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो वर्क कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट पर। बात समझ में आ रही है? इसको प्रूफ करते हैं कैसे। जैसे मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, ये ग्राउंड है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट पड़ा है ऐसा, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं हम ए है, इसको बोल देते हैं बी है। मैंने क्या करा? इस पर फोर्स लगाना स्टार्ट करा, तो ये इधर मूव करना स्टार्ट करा। मैंने ये देखा कि जब मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो जो ए है ना, यहाँ पर फ्रिक्शन है कुछ, तो ए भी इसके साथ साथ चलता है, मतलब ये कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, जैसे हमने पिछले वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था, ये कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। तो अगर ये कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा यहाँ पर? यहाँ पर जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा कौन सा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा ना, वहाँ पर टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन होने की, खिसकने की टेंडेंसी है, बट वो हो नहीं रहा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा। अच्छा, ग्राउंड पे अगर होगा तो ग्राउंड पे तो ये फिसल रहा है, तो यहाँ पर कितना वर्क कर रहा होगा? यहाँ पे तो काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। अब मान लो कुछ देर बाद आपका जो ये पूरा सिस्टम है यहाँ पर आ गया, ये कहाँ पर आ गया? इधर आ गया, ऐसे ए बी एस के साथ ही आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये एक्स चला, अगर ये एक्स चला, तो मैं कह सकता हूँ कि देखो कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन इस पर कैसे वर्क कर रहा है। भाई अगर ये ऑब्जेक्ट ए यहाँ से लेकर यहाँ पर आ गया, भाई मैंने फोर्स तो किस पे लगाया था? सिर्फ बी पर लगाया था। आपका ए भी इधर आ गया, तो ए पे कोई फोर्स है क्या इस डायरेक्शन में जो इसको ए इधर लेके जाए? भाई ए भी तो एक्चुअली में एक्स डायरेक्शन चल गया ना आगे, तो काइनेटिक जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 100% इसी डायरेक्शन में लगा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? मैं फ्रिक्शन को इस डायरेक्शन में क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि ए की फ्रिक्शन फोर्स है ऐसा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन ये जो ए को इस पोजीशन से इस पोजीशन पर लेकर आया, क्योंकि और कोई फोर्स है ही नहीं वहाँ जो कि इसको यहाँ पर लेके आए, तो फ्रिक्शन आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा इसी डायरेक्शन में होगा। अगर ए पे फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है तो बी पर फ्रिक्शन कैसे लग रहा होगा? वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। क्या बात समझ में आई? अच्छा, तो बी पे फ्रिक्शन कैसे लग रहा है? ऐसे, ये बी के केस में, और ए पे फ्रिक्शन कैसे लग रहा है? ऐसे, ये ए का केस है। अच्छा, अगर मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी निकालूं तो क्या आएगा? एफ इस डायरेक्शन में और एक्स वो चल गया, तो बोल सकते हैं एफ एक्स पर नेगेटिव में।
एफ एक्स नेगेटिव में, क्यों? क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। अच्छा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी में निकालूँ, अच्छा ए निकालना है, तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो एफ एक्स कितना आया? एफ एक्स। तो देखो यहाँ से ये कौन से फ्रिक्शन फोर्स हैं? ये सब दोनों, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। कौन से फोर्स हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बी कितना आया? वो नेगेटिव आया। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन कितना है? स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए, वो कितना आया? वो पॉजिटिव आया। तो देखो यहाँ से ये नेगेटिव वर्क भी कर रहा है, यहाँ से ये पॉजिटिव वर्क भी कर रहा है, और जीरो वर्क भी कर सकता है। जीरो वर्क कैसे करेगा? जैसे मान लो आपके पास ये ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ है, ये रेस्ट पर है, ये खिसक नहीं रहा, तो आपका फोर्स कैसे लग रहा होगा? यहाँ पर कितना लग रहा होगा? एम जी साइन थीटा लग रहा होगा ना, आपको पता है। म्यू एम जी कॉस थीटा नहीं लगेगा इस बार फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? एम जी साइन थीटा, क्योंकि बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एम जी साइन थीटा ही तो है। एम जी साइन थीटा इधर लग रहा होगा, तो बैलेंस करने के लिए एम जी साइन थीटा उधर लग रहा होगा। तो इस फोर्स ने कितना वर्क डन करा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो यहाँ पर आपका जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो कितना है? जीरो होगा। तो जीरो भी आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क, नेगेटिव भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया। बट अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूँ, पूरे सिस्टम की बात करूँ, अगर पूरे सिस्टम में, ऑन अ सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो। ये आपको याद रखना है हमेशा। और प्रूफ भी हो सकता है कैसे? ये माइनस एफ एक्स है, ये प्लस एफ एक्स है, कितना हो गया टोटल वर्क? माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स, कितना हो गया? ये जीरो हो गया। तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क कितना आ रहा है सिस्टम पे। सिस्टम कौन से हैं? ए और बी सिस्टम, तो पूरा वर्क डन कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। क्या बात समझ में है? तो ये सब वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन पे अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं वर्क डन बाय नॉर्मल दिखा दूँ, वर्क डन बाय नॉर्मल, ऐसे वर्क डन बाय नॉर्मल अपन ने निकाला भी था इंक्लाइन प्लेन के सरफेस में, है ना। तो देखो होता क्या है कि आप लोग यही सोचते हो कि नॉर्मल जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, तो वहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल के बीच में तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इसका मतलब 90 डिग्री है। 90 डिग्री है, इसका मतलब है वर्क डन जीरो हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। आप ये वाला केस लेके देखो, यहाँ पर ये लिया और एक ब्लॉक मैंने ऐसा लिया, ठीक है, दो ब्लॉक हैं, ये ए और ये बी। अब फोर्स मैंने यहाँ पर लगाना स्टार्ट करा इस पर ऐसे, ये एफ। क्या मैंने बी पे कोई फोर्स लगाई? कुछ देर बाद आपको दिखेगा कि ये ऐसे आ जाएंगे, यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ पर ये बी आ जाएगा। कुछ टाइम बाद, टी टाइम के बाद की कंडीशन है ये, है ना, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, तो मान लो ये एक्स डिस्टेंस चल गए, कितना डिस्टेंस चल गए? एक्स डिस्टेंस चल गए। तो मैं निकाल सकता हूँ कि अगर ए और बी के बीच में बात करूँ मैं, तो आप देख सकते हो कि ए और बी, अगर मैं ए का एफ बी डी बनाता हूँ तो ये एफ यहाँ पर लग रहा होगा और नॉर्मल फोर्स पीछे लग रही होगी बी की वजह से, ऐसी लग रही होगी। और अगर मैं बी का एफ बी डी बनाता हूँ तो नॉर्मल फोर्स ए की वजह से आगे लग रही होगी। यही तो वो नॉर्मल फोर्स है जो बी को आगे धक्का दिया, यही वो नॉर्मल फोर्स है। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो हम निकाल सकते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ए कितना है? मान लो ये एक्स डिस्टेंस आगे गया तो मैं कितना है? माइनस एन एक्स। और वर्क डन बाय नॉर्मल अगर मैं निकालूं ऑन बी तो कितना आएगा? भाई नॉर्मल भी आगे, डिस्प्लेसमेंट भी आगे, भाई बी भी तो आगे चला गया ना थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा? एन इंटू एक्स। तो देख लो यहाँ से ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल कितना हो सकता है? वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो तो हो ही सकता है। जैसे हमने निकाला था, खड़ा हुआ ही है वो सीधा, है ना। जैसे मान लो ये ऐसी खड़ा हुआ है, तो नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रही है, नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रही है। अब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है इसका, तो कितना हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। बट पूरे सिस्टम की अगर अपन बात करें, किसकी बात करेंगे? पूरे सिस्टम की, ऑन अ सिस्टम, ऑन अ सिस्टम की अगर बात करेंगे तो हमारे पास जो वर्क डन बाय नॉर्मल आएगा वो कितना आएगा? हमेशा जीरो आएगा। यहाँ पे देख भी सकते हो आप, माइनस एन एक्स प्लस एन एक्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सिस्टम की बात कर रहे हैं तो क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे वर्क डन बाय नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज जीरो, बट ऑन अ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। क्या बात समझ में? अच्छा, टेंशन की निकाल लेते हैं, ये सब ज़रूरी है ना। वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन कितना होता है ये निकाल लेते हैं। अच्छा, अब देखो मान लो ये ऐसा कुछ पेंडुलम है आपके पास, ये पेंडुलम है, ठीक है। टेंशन कैसे लग रही होगी? टी इधर लग रही होगी क्योंकि एम जी नीचे लग रहा होगा, है ना, ऐसा लग रहा होगा। अच्छा, मान लो कि ये डिस्प्लेस होके ऐसे चला गया और यहाँ पर आ गया, अभी भी टेंशन कैसे लग रही है? टेंशन अभी भी ऐसे लग रही है। तो क्या पता चल रहा है? हमेशा हमेशा आपकी जो टेंशन है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही जाएगा ना यूँ,
तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर, तो हमेशा जो टी है रहेगी वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहेगी। तो टेंशन से वर्क डन होगा कितना आएगा, वर्क डन बाय टेंशन कितना आएगा, वो हमेशा 0 आएगा इस पेंडुलम वाले केस के अंदर। तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने आने चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि F 0 हो सकता है या S 0 हो सकता है, या फिर आपका क्या 0 हो सकता है, एंगल बीच में 90 डिग्री हो सकता है, तो उसमें वर्क डन 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री है दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, इसलिए वर्क डन बाय टेंशन कितना है, 0 है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इतनी सी बात है किसकी, टेंशन की। अब निकाल लो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। जब स्प्रिंग फोर्स लगाती है तो कितना वर्क डन करती है। तो मान लो एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास एक ये सिस्टम है ना, यहाँ पर ये स्प्रिंग है, ऐसे स्प्रिंग है और इससे ब्लॉक्स अटैच्ड है, ये ऐसा ब्लॉक अटैच्ड है इससे, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि ये अपनी अभी इनिशियल पोजीशन पर नहीं है ना। या आप ऐसा करो, 3 केसेस ले लो। मान लेते हैं कि कुछ देर बाद ये इस डायरेक्शन में आ जाएगी यहाँ पर, जब स्प्रिंग खींचेगी, और फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये सेम ही ब्लॉक है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो है इसकी इनिशियल पोजीशन है, मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल रेस्ट पर है स्प्रिंग, मतलब इसमें कोई कंप्रेशन, कोई स्ट्रेच, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब आपने इसको स्ट्रेच करा तो ये यहाँ पर आ गई x1 पे, और ज़्यादा स्ट्रेच करा तो आप कहाँ से नापते हो, हमेशा यहीं से नापते हो ना x, तो यहाँ पे आ गई x2 से। जिन बच्चों ने पुराना लेक्चर देखा उसको उनको ये पता है। x1 ये A पोजीशन मान लो, ये B पोजीशन मान लो, अपन इसको खींच रहे हैं ब्लॉक को, है ना, ये इससे अटैच्ड है, तो x1 पे आ गई, उसके बाद ये x2 पर आ गई। तो मुझे निकालना है वर्क डन बाय स्प्रिंग फ्रॉम A टू B। A से B जब हम जाएंगे तब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना है, ये हमको निकालना है। कैसे निकालोगे, अगर मैं DW की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आपका फोर्स होता है ना वो कांस्टेंट नहीं, वो कितना होता है फोर्स, -kx होता है। अब यहाँ पर आपका जो x है वो चेंज होता है ना, जैसे जैसे आपका x चेंज होगा, है ना, जैसे जैसे आपका x चेंज होगा, यहाँ पर x बढ़ रहा है, तो आपका स्प्रिंग फोर्स भी क्या है, वो भी बढ़ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो अपन सीधा F इंटू एस नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, DW इज इक्वल्स टू -kx, ये तो फोर्स हो गया, डॉट dx, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास W, ये आ जाएगा -kx डॉट dx का इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेकर x2 तक, यही ना भाई, x1 से लेकर x2 तक ये इंटीग्रेशन करना है। तो कितना आ जाएगा, माइनस के तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, अंदर बच जाएगा x डॉट डी एक्स, क्या बच जाएगा, x डॉट डी एक्स, x1 से लेकर x2 तक। आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस के, ये हो जाएगी x का इंटीग्रेशन x² बाई 2, ये कितना आ जाएगा, x1 से लेकर x2 तक, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस इंटू के x2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन 2, माइनस को अंदर भेज दो, आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, k इंटू x1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस x2 का स्क्वायर बाई 2। हाफ को बाहर निकाल लो, क्या आ जाएगा, हाफ के, अंदर बच जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। तो आपके पास जो वैल्यू आई ना वो कितनी आई, जो आपके पास वैल्यू आई वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय आपका स्प्रिंग फोर्स कितना आया, हाफ के x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। या आप सीधा बोल सकते हो x1 x2 क्या है, x1 क्या है, इनिशियल पोजीशन, और x2 क्या है, आपकी फाइनल पोजीशन, यही तो है ना, x1 से था और फिर x2 पे चला गया, तो मतलब x इनिशियल से फाइनल पोजीशन में चला गया। तो आप सीधा बोल सकते हो यहाँ से कि वर्क डन बाय, अगर इन जनरल अपन बात करें, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, अगर हम जनरल बात करते हैं तो क्या होता है, हाफ इंटू के इंटू एक्स आई इनिशियल का होल स्क्वायर माइनस एक्स एफ फाइनल का होल स्क्वायर। ये एक्स आई एक्स एफ का है, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन ऑफ स्प्रिंग से। क्या बात समझ में आई? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होता है यार, हाफ इंटू के एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स एफ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हो गया। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। आपके अंदर कितनी एनर्जी है, आप कितना काम कर सकते हो, ऐसे ही बोलते हैं ना कि कितनी एनर्जी, इतना कितना काम कर सकता है तू अभी, ऐसे कहते हैं। तो कैपेसिटी टू डू वर्क। अब एनर्जी के बारे में आपको पता है कि एनर्जी जो है वो कई तरह की हो सकती है, पर अपन इस चैप्टर के अंदर मेनली दो एनर्जी की बात करते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। बट एनर्जी जो है वो बहुत तरह की हो सकती है, ठीक है।
तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले। काइनेटिक एनर्जी, जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, मतलब वो चल रहा है ना, वेलोसिटी v से, तो हम बोलते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती, यही होती काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक तो ये स्केलर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें किस में नापते हैं, इसको जूल में नापते हैं, और ये जो है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये कुछ अपने को पॉइंट्स है जो अपने को याद रहनी चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, वर्क एनर्जी थ्योरम की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि इससे आपके सारे क्वेश्चंस लगभग बन रहे होंगे। क्या होती है, ये होती है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बात समझ में आ रही है, ये आपको याद रखना है बिल्कुल, लगभग सारे क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बात समझ में आई। अच्छा, अब इसका एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो आपको एक ग्राउंड है, ऊपर से कोई बॉल फेंकी गई है, मतलब u इक्वल्स टू 0 से इसको रिलीज कर दी है ना, इस बॉल को रिलीज कर दी है यहाँ से। आपको बोला जा रहा है कि जब नीचे आती है ना ये, तो ग्रेविटी इस पर एक्ट कर ही रहा है, इस पर एयर रेजिस्टेंस भी लगता है। क्या लगता है, एयर रेजिस्टेंस भी लगता है ना। वो बोल रहे हैं आपको कि जब बॉल नीचे आएगी तो एयर रेजिस्टेंस कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो वो आपको बोल रहे हैं प्लस g/2 जे कैप, इतना आपका एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। ये क्या है, एक्सेलरेशन ही तो है ना, ये रेजिस्टेंस मतलब फोर्स लग रहा है ना। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब फोर्स, फोर्स का मतलब एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, कितना, प्लस g/2, ठीक है। तो आपको निकालना है, निकालो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, कितना, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, जब ये पार्टिकल यहाँ पर नीचे आ जाएगा, h डिस्टेंस चल चुका होगा, तब आपको क्या निकालना है, जब तक वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, अगर आपको ये निकालना हो तो क्या करेंगे हम, मैंने आपको बताया था वर्क डन बाय ऑल मतलब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्स है, जितना भी वर्क डन कर रही है उसको किसकी इक्वल कर दोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वल कर दोगे। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं चेंज लिखूँ, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही होगा, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो 0 है, क्योंकि 0 से छोड़ा है, तो वहाँ पर स्पीड है ही नहीं, तो हाफ एम वी स्क्वायर से मतलब हाफ एम इंटू 0 का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई इनिशियल वाली। फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो मुझे निकालनी पड़ेगी, मतलब जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया होगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो निकाल लो भाई। आपका एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, एक तो एक्सेलरेशन लग रहा है यहाँ पर g नीचे, और एक लग रहा है ऊपर आपका रेजिस्टेंस g/2 ऊपर, तो आप बोल सकते हैं नेट कितना है, g/2 नीचे है। तो आपका जो एक्सेलरेशन आया ना नेट, वो कितना है, माइनस g/2, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में है। अच्छा, अब यहाँ से क्या निकालना है आपको, वेलोसिटी निकालनी ना, वेलोसिटी का स्क्वायर इस इक्वल्स टू यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस, तो वी स्क्वायर, यू स्क्वायर तो 0 है, प्लस 2 इंटू ये कितना है, माइनस g/2, और आपका s कितना है, s है आपका h भी नीचे है तो माइनस h। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी gh, कितनी आई, वेलोसिटी की वैल्यू gh आ गई। तो यहाँ से आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल वो कितनी आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, इसका मतलब है हाफ एम इंटू GH का √GH का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो ये कितना आ जाएगा, mgh/2। तो आपके पास जो वर्क डन बाय ऑल आया, जो वर्क डन बाय ऑल आया वो कितना आया, mgh/2 आया। अब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस है, मतलब ऑल का मतलब कहाँ है यहाँ पर, एक तो फ्रिक्शन, एक तो आपका वो लग रहा होगा ग्रेविटी लग रही होगी, एक आपका एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, दो ही तो फोर्सेस है जब नीचे आता है ये भाई। जब ये नीचे आएगा, एक तो ग्रेविटी इस पे एक्ट कर रही है, ग्रेविटी एक फोर्स है, और आपका एक फ्रिक्शन, आपका फ्रिक्शन मतलब एयर रेजिस्टेंस किससे, एयर से, वो वर्क कर रहा होगा। तो दो टाइप की फोर्सेस हैं, तो हमें ये निकालना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि वर्क डन बाय ऑल मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय आपका एयर रेजिस्टेंस, वो कितना होना चाहिए, mgh/2 होना चाहिए। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी लग रही नीचे, कितनी mg लग रही है, और कितना हाइट चल गया वो h, mg भी नीचे डायरेक्शन में, h भी नीचे डायरेक्शन में, मतलब mgh कितना आ जाएगा, mgh पॉजिटिव में mgh प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, ये तो हमको निकालना ही है, इज वॉज टू mgh/2। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू माइनस mgh/2। क्या बात समझ में आई,
ये कैसे हमने निकाला? तो ये कंडीशंस है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो होती है उससे आप लगभग सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। वर्क डन बाय ऑल मतलब ग्रेविटी लग रही थी, ए रेजिस्टेंस लगा था, उसके वर्क डन निकाल लिए। ग्रेविटी का हम वर्क डन ऑलरेडी निकाल सकते हैं, है ना, और ऐसे निकाल के देख लिया काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो अच्छा सा, जिसको देख के आप डर सकते हो एग्जाम में। जैसे मान लो आपको ऐसा कुछ ये गिवन है, ऐसा कुछ सरफेस आपको गिवन है, यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई है, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है ऐसे, और एक ब्लॉक को यहाँ से छोड़ा हुआ है, एक ब्लॉक को यहाँ से छोड़ दिया। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि ये हाइट कितनी है, ये हाइट h है। ठीक है, और ये इसका इनिशियल पॉइंट है जहाँ से इसको छोड़ा है, और ब्लॉक जो है वो यहाँ पर आके रुक जाता है। मतलब कहाँ पर? ए पॉइंट पर, मान लो ए पॉइंट पर आके रुक जाता है। मतलब ये नीचे जाएगा ऐसे स्पीड से, यहाँ पर जाएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा और वापस आएगा, स्प्रिंग वापस नेचुरल लेंथ में आ जाएगी और ए पे आकर रुक जाएगा। तो बहुत सारे टू एंड फ्रो मोशन हो रहे होंगे, है ना, ऐसे करके, पर फाइनली आके यहाँ पर ए पे ही रुक गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ और ए पर आके रुक गया, जब वापस अपनी जो स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ में आ गई। आपको निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन ऑल मोशन, इन टोटल मोशन। जितने भी इसमें ट्रू एंड फ्रो मोशन करे होंगे ना भाई, नीचे से आया होगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करा होगा, फिर थोड़ा दूर गया होगा, फिर वापस कंप्रेस करा होगा, ऐसे करके ये फाइनल जब ए पर आ गया तो कितना टोटल वर्क डन हुआ इस पूरे मोशन में फ्रिक्शन के द्वारा, वो आपको निकालना है। तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये आपका पॉइंट बी है, इसको मान लेते हैं पॉइंट बी है, ये ए पॉइंट है तो उसको बी पॉइंट मान लेते हैं। तो जब वो ए से बी जाता है, मतलब बी से ए जाता है ना, जब वो बी से ए जाता है तो इसके अंदर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूँ, WET। क्या होगा वो? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब सोचो थोड़ा दिमाग लगा के कि यहाँ पे जब इसको छोड़ा था, जब इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो गई आपकी? वो 0 हो गई। यहाँ पर आके भी तो रुक गया वो, पूरा मोशन करने के बाद ए पर आके वो रुक गया, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी कितनी है आपकी ए पॉइंट पर? वो भी 0 है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो आपकी फाइनल है वो भी क्या है? 0 है। तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी है? वो भी 0 है। तो आप बोल सकते हो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पर कितने फोर्स वर्क डन कर रहे होंगे? सारे फोर्सेस लिख लो। एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो हो गई, वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल हो सकता है ना, नॉर्मल लग रहा है। वर्क डन बाय स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग से भी ये कंप्रेस हुआ होगा ना, स्प्रिंग को कंप्रेस करा होगा तो उसने भी कुछ वर्क डन करा होगा। ये सब क्या होगा? ये वर्क डन बाय ऑल कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। यहाँ से आप कह सकते हो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? वो तो mgh होगा, है ना, हमने जैसे पहले भी निकाला था, जब नीचे आता है वही तो mgh हो जाता है। अच्छा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो मुझे निकालना ही है। वर्क डन बाय नॉर्मल कितना है? नॉर्मल हमेशा कैसे है? इसके डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है तो 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग कितनी है? स्प्रिंग का वर्क डन कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू के इंटू XI का स्क्वायर माइनस XF का स्क्वायर। आपको ये बोला गया था कि ये वापस से नेचुरल लेंथ में आ जाती है, मतलब आपका XI कितना था? वो 0 था, और आपका XF क्या है? वो भी 0 है, क्योंकि हमेशा वो नेचुरल लेंथ में रहती है। यहाँ पर गई भाई, जब B से जाएगी, जब ये ऐसे जाएगा तो उसको कंप्रेस करेगा ये, फिर वापस आ जाएगा ये ऐसे। तो जब ये वापस आ जाएगा, जब आपका XF वापस 0 हो गया और XI भी तो 0 था ही, क्योंकि इनिशियली तो वो स्प्रिंग कंप्रेस थी नहीं, तो XI भी 0, XF भी 0। तो यहाँ से आपके पास स्प्रिंग का वर्क डन कितना आ जाएगा? वो भी 0 आ जाएगा, इस इक्वल्स टू 0। तो आपके पास जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आया वो कितना आया? माइनस ऑफ mgh। कितना आया? माइनस ऑफ mgh। तो यहाँ से आपके पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकल कर आ गया। क्या बात समझ में आई? अब अगर उसको आप फ्रिक्शन के साथ करते ना सीधा, तो उसको नहीं कर सकते थे, क्योंकि पता नहीं कितने ट्रू एंड फ्रो मोशन यहाँ पर हुए होंगे, है ना। नीचे यहाँ से रगड़ कर आया, ये इंक्लाइन प्लेन भी ऐसा अजीब सा है, तो कैसे निकालेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन? तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपको आना ही चाहिए अच्छे से। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, देखने में डरावना लग सकता है कि स्प्रिंग लगी हुई है, इंक्लाइन प्लेन में, ये सब कुछ है, वो वर्क डन पूछ रहे हैं, बट बहुत ही आसान सी थ्योरम है। तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया आपका माइनस mgh। क्या बात समझ में आई? तो एक क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्या बोला गया है कि एक ब्लॉक है जो कि स्प्रिंग से L डिस्टेंस पर है। अभी L जो है, जो आपकी स्प्रिंग है वो कंप्रेस नहीं है, नेचुरल लेंथ में है ना, और L डिस्टेंस पे एक ब्लॉक है जो कि वेलोसिटी u से चलता हुआ आ रहा है। तो ये कंडीशन नंबर t इक्वल्स टू 0 की दी हुई। ठीक है, आपको जो सरफेस गिवन है वो म्यू है, मतलब रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है। आपको ये निकालना है, बताओ ये कितना, ये जो वेलोसिटी u से आ रहा है ये कितना इसको कंप्रेस कर देगा इस स्प्रिंग को, आपको ये निकालना है।
ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो इसने कितना कंप्रेस कर दिया, एक्स नॉट कंप्रेस कर दिया, मतलब ये ब्लॉक यहाँ पर कहीं आ जाएगा इधर, है ना। तो ये कंप्रेस कितना हो गया, ये इतना कंप्रेस हो गया भाई, ये नेचुरल लेंथ है ना इसकी, यहाँ तक नेचुरल लेंथ है पूरी। तो अगर ब्लॉक यहाँ पर मैक्सिमम आ सकता है, ये मैक्स पोजीशन है इस ब्लॉक की, तो कितना कंप्रेस कर देगा, ये इतना कंप्रेस कर देगा। तो आपको कहाँ से कहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, ए से लेकर इस बी पॉइंट तक लगानी है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखो कैसे लगाएंगे। अगर मैं कहूँ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये होगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है भाई, यहाँ पर आके तो रुक गया ना, जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा, जब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो हो जाएगी जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा। तो अब क्या बोल सकते हो यहाँ से, ये तो जीरो हो गई काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, यू से चल रहा था उस टाइम ये, तो हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का टर्म आ गया। अब वर्क डन बाय ऑल निकालना है, वर्क डन बाय ऑल। वर्क डन बाय ऑल कितना है, आप यहाँ से बोल सकते हो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, यही तो होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन और वर्क डन बाय स्प्रिंग। भाई यहाँ पे दो ही तो चीज़ लग रही है, एक तो फ्रिक्शन लग रहा है और एक स्प्रिंग जो वर्क डन करेगी। अच्छा, फ्रिक्शन किधर वर्क कर रहा होगा, फ्रिक्शन आपका कर रहा होगा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, कितना वर्क करा होगा, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, कॉस थीटा नहीं माइनस म्यू एम जी लग रहा होगा ना इस बार। तो नॉर्मल कितना है, सिर्फ एम जी है नॉर्मल, तो माइनस म्यू एम जी, तो माइनस म्यू एम जी इनटू कितना टोटल चल लिया ये ब्लॉक, कितना टोटल चल लिया भाई, ए से बी जाने में कितना चल लिया, ये यहाँ से एल चला पहले तो, और उसके बाद एक्स नॉट चला, तो हम बोल सकते हैं एल प्लस एक्स नॉट, कितना एल प्लस एक्स नॉट। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स ने कितना वर्क डन करा, ये देख सकते हैं। तो क्या लिखते हैं, हाफ इंटू के इंटू इनिशियल का होल स्क्वायर। इनिशियल कितना था, इनिशियल तो जीरो था, इनिशियल कितना था, जीरो था। यहाँ पर जो आपका एक्स आई है, क्योंकि नेचुरल लेंथ में थी पहले स्प्रिंग, तो वो जीरो थी इसका मतलब है। और एक्स फाइनल कितना है, एक्स मैक्स, यही तो है। मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ, इसको मैं एक्स नॉट कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्स मैक्स हो गया। अच्छा, तो यहाँ से देख सकते हो आप इनिशियल कितना है, वो तो जीरो है, जीरो का स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। एक्स नॉट क्या है यहाँ पर, एक्स मैक्सिमम है, क्या है एक्स नॉट, क्या है यहाँ पर एक्स मैक्सिमम, ठीक है ना, एक्स मैक्सिमम इसको मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये आ गई, किसकी इक्वल होना चाहिए, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से जब आप आंसर निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखो माइनस म्यू एम जी एल प्लस एक्स नॉट माइनस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है, आपको ये भी सब वैल्यू गिवन है ना, आपको ये वैल्यू भी गिवन है, आपको क्या निकालना है, एक्स नॉट ही तो निकालना है, मैक्सिमम कंप्रेशन आपसे पूछ रहा है, वो क्या निकालना है, एक्स मैक्स निकालना है, मतलब एक्स नॉट निकालना है आपको। तो यहाँ से निकाल लेना, एक्स नॉट की वैल्यू अननोन है, बस यहाँ पर एक्स नॉट फंसा हुआ और यहाँ पर एक्स नॉट फंसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है, हम कैसे निकालेंगे इसको। तो यहाँ पे सारी टर्म्स आपको नोन है, बस एक्स नॉट अननोन है, एक्स नॉट निकाल लेना इधर से, ठीक है। एक और अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। मैं ये क्वेश्चन आपको करा नहीं रहा हूँ, बट आपको मैं समझा देता हूँ सिर्फ कि कैसे करना होगा, है ना, क्योंकि बच्चों को दिक्कत आती है इसमें। देखो, अगर कोई आपके पास ऐसी ये कोई ग्राउंड है और यहाँ से स्प्रिंग ऐसे लगी हुई है, स्प्रिंग ऐसे लगी हुई है ना, और आपका जो ब्लॉक है वो ऊपर से ऐसे आ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि एच हाइट पर है, कितने हाइट पर है अभी फिलहाल, एच हाइट पर है, और यहाँ से इसको छोड़ दिया है, रिलीज्ड, है ना, ये टी इक्वल्स टू जीरो की बात कर रहा हूँ, इसको छोड़ दिया है। मैं कह लेता हूँ कि इसकी जो टोटल लेंथ है स्प्रिंग की वो एल नॉट है, कितनी है, एल नॉट है। अच्छा, आपको क्या निकालना है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, क्या निकालना है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, और आपको निकालना है फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक। ये दो कंडीशन है। अब जिन्होंने एसएचएम पढ़ रखा है ना अच्छे से, उनके लिए सवाल कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एसएचएम से वो सीधा निकाल सकते हैं। बट जिन लोगों ने एसएचएम नहीं पढ़ा है वो क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम ना दो टाइप में लगेगी, एक निकालेंगे हम एक्स मैक्स के लिए और एक निकालेंगे मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक के लिए। अब इसका केस डिस्कस करते हैं। देखो, मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम आपको खुद लगानी है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ब्लॉक्स की कंडीशंस होगी क्या क्या। यहाँ से तो उसको छोड़ा था, यहाँ से इसको
छोड़ा था, तो हम बोल सकते हैं आपका जो यू है इधर वो 0 है। अच्छा, कुछ देर बाद ये यहाँ पर आ जाएगा, कुछ देर बाद ये यहाँ पर आ जाएगा। कितना हाइट नीचे आ गया, ये h हाइट नीचे आ गया, जहाँ पर ये स्प्रिंग को बस टच करने वाला होगा। भाई h हाइट है ना इसकी, ये h हाइट पर रखा हुआ है ऊपर, तो मान लो ये ब्लॉक आपका इधर आ गया बिल्कुल h हाइट पर, h हाइट इसने कवर कर लिया, तो इसको बिल्कुल टच करने वाला होगा स्प्रिंग को। ठीक है, एक कंडीशन ये हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पर मैक्सिमम स्पीड आएगी, वो मान लो यहाँ पर आ गई। कौन सी कंडीशन होती है मैक्सिमम स्पीड की? मान लो ये एक्स नॉट नीचे गई, कितनी नीचे गई, एक्स नॉट नीचे गई। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर इसकी स्पीड मैक्सिमम है इस ब्लॉक की, वो कंडीशन कौन सी होती है, एम जी इक्वल्स टू के एक्स नॉट। यही होती है क्या, एम जी इक्वल्स टू के एक्स नॉट। आपको एस एच एम से पता होनी चाहिए। वी मैक्सिमम कहाँ पे आता है, एम्पलीट्यूड के, दोनों एम्पलीट्यूड के बीच में। एक एम्पलीट्यूड क्योंकि नेचुरल लेंथ कितनी थी स्प्रिंग की, वो यहाँ पर थी, और वो कंप्रेशन मैक्सिमम कहाँ जाएगा, वो यहाँ तक जाएगा, ब्लॉक नीचे यहाँ तक जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये जो बीच वाली स्पीड होती है ना, जो बीच में आ जाता है, यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन जो होता है वो 0 होता है, और स्पीड आपकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। एसएचएम से अपन बता रहे हैं इसको। क्या बात समझ में आ रही है? तो जब यहाँ पर ही आ जाएगा, वी मैक्स निकल गया, इसके बाद क्या होगा, यहाँ तक तो क्या हो रहा था, आपकी जो स्प्रिंग है, जो आपकी ये है आपकी वेलोसिटी, ये बढ़ रही थी, है ना। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपकी वेलोसिटी बढ़ रही थी। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये डिक्रीज हो रही है, अगर ये डिक्रीज हो रही है तो आप बोल सकते हो कि वी मैक्स से क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी एक टाइम पे। यही क्या होगा, आपका मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो मैक्सिमम कंप्रेशन कहाँ से नापेंगे, हमेशा नेचुरल लेंथ से। तो इसको एक्स नॉट यहाँ से नापा था, तो ये भी कहाँ से होगा, ये भी यहाँ से होगा। तो ये होगा आपका एक्स मैक्सिमम। क्या होगा, एक्स मैक्सिमम, मैक्सिमम कंप्रेशन, जहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। क्या बात समझ में आई? अब जब मैं इक्वेशंस लगाऊंगा ना वर्क एनर्जी थ्योरम की, तो मुझे एक तो एक्स मैक्सिमम फाइंड करना है और मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक फाइंड करना है। तो एक बार मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा, कहाँ से कहाँ तक, मान लेता हूँ ये अपना ए पॉइंट है, ये मान लेता हूँ मेरा बी पॉइंट है, ये मान लेता हूँ सी पॉइंट है, ये मान लेता हूँ डी पॉइंट है। तो जब मुझे वी मैक्स निकालनी होगी तो कहाँ से कहाँ तक जाऊँगा, ए से सी तक जाऊँगा। कहाँ से कहाँ तक जाऊँगा, ए से सी तक। तो निकाल के दिखा देता हूँ आपको मैं। वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगाओ, कहाँ से कहाँ तक, ए से सी, यहाँ से यहाँ लगाओ, तो आप क्या निकाल सकते हो, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही लगाएंगे। वर्क डन बाय ऑल का मतलब क्या है, एक तो ग्रेविटी ने वर्क करा होगा, कितना वर्क करा होगा ग्रेविटी ने, भाई यहाँ से यहाँ तक आ गया तो, है ना। तो ये h है और ये x नॉट है, तो h प्लस एक्स नॉट, तो नीचे कितना चल गया, h प्लस एक्स नॉट चल गया। अच्छा, आपकी जो स्प्रिंग ने वर्क डन करा वो कितना होगा, हाफ इंटू के इंटू इनिशियल का होल स्क्वायर। इनिशियल कितना था, इनिशियल नेचुरल लेंथ में तो एक्स आई तो आपका कितना है, वो 0 है, तो मतलब 0 का होल स्क्वायर माइनस सी तक कंप्रेशन कितना हो चुका था, एक्स नॉट हो चुका था, तो एक्स नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपकी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, हाफ एम वी मी एक्स होल स्क्वायर। सी पॉइंट पर निकाल रहा हूँ, सी पॉइंट पर फाइनल पॉइंट है ये, ए से सी जब लगा रहा हूँ मैं तब ये आपका फाइनल पॉइंट है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है। तो सी पे वी मैक्स है, तो हम बोल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट क्या है, यहाँ से तो छोड़ा था, इसको रिलीज करा था तो 0। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर तो एक्स नॉट भी है, एक्स नॉट कहाँ से निकालूं, तो आपको पता होना चाहिए एसएचएम से, जो आपके सी पॉइंट पर जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जब आपकी फोर्सेस बैलेंस्ड होती है, जब भी तो एक्सेलरेशन 0 आता है। तो एम जी इज इक्वल्स टू के एक्स नॉट, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, एम जी बाय के है। तो यहाँ पर एम जी बाय के पुट कर देना, एम जी बाय के। उसको आप सॉल्व करोगे तो आपको एम जी नोन है, एच नोन है, यहाँ पर एक्स नॉट कितना है, एम जी बाय के, हाफ के तो नोन है ही, हाफ एम, और वी मैक्स आपको निकालना है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। क्या बात समझ में आई? अब जो दूसरी इक्वेशन है मैक्सिमम कंप्रेशन की, वो कहाँ से कहाँ तक लगेगी, ए से डी तक लगेगी, तो वो आपको लगानी है। ए से डी तक जितना भी वर्क डन करा है, किसने, ग्रेविटी ने करा है, स्प्रिंग फोर्स ने करा है, इस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 से रिलीज करा था और 0 पे ही आ गया वापस, तो मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो आप यहाँ से सीधा लिख सकते हो, कुछ बच्चों को लिख ही देता हूँ चलो मैं। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगाओ, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर डी तक हम लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, तो क्या बोल सकते हो आप, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल कितना है, एम जी, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, ये
ये आपका हो जाएगा h तो यही था, और कंप्रेशन कितना हुआ x मैक्स, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल रहे हैं, तो h प्लस x मैक्सिमम प्लस हाफ इंटू के इंटू एक्स आई कितना था, वो तो ज़ीरो ही था शुरू में, और लास्ट में एक्स मैक्स हो गया, है ना। तो आप लिख सकते हो 0 माइनस एक्स मैक्स का होल स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है, वो जीरो है, क्योंकि इनिशियल में भी वो जीरो वेलोसिटी पे था, फाइनल भी जीरो वेलोसिटी पे था, तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो यहाँ से आप एक्स मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ऐसी इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको थोड़ा सा एसएचएम का यहाँ पर यूज़ करना है, उसलिए डिफिकल्ट है। ये स्टेजेस आपको बनाने आनी चाहिए कि ब्लॉक्स किस किस स्टेज पे होगा, ए पे, फिर बी पे, फिर सी पे, फिर डी पे। क्या बात समझ में? अच्छा, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि किसी पोजीशन पर, ये पोटेन क्या है, पोटेन का मतलब होता है पोजीशन, किसी पोजीशन पर एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स का। किसका? कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, ऐसी फोर्स जो हमेशा इनिशियल पॉइंट्स और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, बीच के पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के। जैसे कांस्टेंट फोर्स होती है, तो कांस्टेंट फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। बस इतना से ही आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब सीधा आ जाते हैं अपने इक्वेशंस पर। इक्वेशन क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसकी इक्वेशन आप लिखोगे तो ऐसा आएगा, डेल्टा यू मतलब आपका यू एफ माइनस यू आई, वो कितना होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बात समझ में आ रही है? डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, यू एफ मतलब माइनस यू आई, वो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, किसके बराबर होता है ये, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बात समझ में आ रही है? या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स व्हेन डेल्टा के इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब आपकी अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो है तो आप एक्सटर्नल फोर्सेज भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो हम एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल का मतलब क्या है। देखो, अगर मैं आपको सबसे पहले बोलूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोलूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इससे आपको समझ में आएगा। देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ पर ग्राउंड पे मेरे पास एक ब्लॉक रखा है ना, ये ए पोजीशन पर रखा है, अभी ग्राउंड पे रखा है, इसको मैं उठा के यहाँ पर ले गया, इसको उठा के मैं यहाँ पर ले गया, मान लो हाइट एच ऊपर ले गया, है ना, ए से बी ले गया। अच्छा, अब अगर इसमें मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लगाऊं तो क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा यू मेरे पास कितना था, यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यही है। क्या ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है? आप बोलोगे सर बिल्कुल कंजर्वेटिव फोर्स ही है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। एक ही ग्रेविटी तो वर्क कर रही है यहाँ पर, ग्रेविटी ने कितना वर्क करा होगा, सोचो। आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ है h, और ग्रेविटी लगती है नीचे की तरफ, तो ग्रेविटी का क्या वर्क डन माइनस एम जी एच होगा, ठीक है। कितना होगा, माइनस एम जी एच। तो आप यहाँ से लिख सकते हो माइनस इंटू माइनस ऑफ एम जी एच। समझ में, माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि एम जी नीचे है और एच डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर है, तो माइनस एम जी एच। तो यहाँ से आप लिख सकते हो यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल्स टू एम जी एच। क्या बात समझ में आई? अच्छा, अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इस ए पोजीशन पर, हम मान लेते हैं ये जो ए पोजीशन है उसकी, मतलब ए पोजीशन कौन सी है, यू आई वाली, इसको आप मान लो जीरो है, तो इसलिए हम कहते हैं यू भी कितना होगा, मतलब यू एफ कितना होगा आपका, अगर यहाँ पे जीरो पुट कर दो क्या आ जाएगा, ये एम जी एच आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा जब ऊपर जाते हैं हम तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। अगर मैंने इसको जीरो मान लिया तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, यू एफ की एम जी एच आएगी। तो उसको वर्क डन से कंपेयर नहीं करना है, वर्क डन तो नेगेटिव ही है, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है। तो जैसे आप ऊपर जाते हो तो उसमें पोटेंशियल है वर्क डन करने का। बात समझ में आ रही है? ऊपर आप जब उसको यहाँ पे लाके छोड़ दोगे बी पर, तो उसमें कुछ पोटेंशियल है ना, वो नीचे आने का पोटेंशियल है ना, वापस वो नीचे आ सकता है अपने आप, तो उसके अंदर कुछ एनर्जी है जिससे वो नीचे आ सके। ए के जब ए पे होगा, जब उस पर कोई एनर्जी है क्या ऐसी जो ऊपर जा सके या नीचे जा सके, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम बोलते हैं कि ऊपर जब चले जाते हैं, जब उसके बाद एक एनर्जी होती है जिससे वो नीचे आ सके, इसलिए उसका पॉजिटिव वर्क डन आया, एम जी एच। और ऐसे उल्टा भी मान सकते हो आप मान लो कि इस ए पॉइंट पर मान लेते हैं हम कि बी जो आपका बी है, जो आपका बी पॉइंट है, इस पे आप मान लो जीरो है, मतलब मैं बोल रहा हूँ आपको यू बी को आप जीरो मान लो, तो मतलब आपने यू एफ को क्या मान लिया, जीरो मान लिया।
तो इससे आपका यू आई कितना आ जाएगा, यू बी को जीरो मानोगे यहाँ पर, मतलब यू एफ को जीरो मानोगे तो कितना आ जाएगा आपका एम आई, जो आपका यू आई होगा वो आ जाएगा आपके पास माइनस एम जी एच। तो यहाँ से भी देखो वही आ रहा है, आपने क्या करा, आपने माइनस एम जी एच से जीरो पर ले गए, तो कौन सा हायर है, ऑब्वियसली जीरो हायर है। तो आप कैसे भी टू में देख सकते हो, एक ही आंसर आने वाला है। तो ये ग्रेविटी की बात हो गई। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग देखें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, तो निकाल सकते हैं उसको भी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग कैसी होगी भाई, मेरे को पता है कि डेल्टा यू कितना होता है, यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्प्रिंग फोर्स, ये होता है। अच्छा, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, एफ एस डॉट डी एक्स, स्प्रिंग फोर्स इंटू डी एक्स, क्योंकि इंटीग्रेट करना पड़ता है, ये कॉन्स्टेंट फोर्स नहीं है, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस के एक्स डॉट डी एक्स, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस के एक्स स्क्वायर बाई टू। तो आपके पास जो, अगर मैं बोलता हूँ कि यू एफ माइनस यू आई आया, वो कितना आया, हाफ के एक्स स्क्वायर आया। तो अगर आप यू आई को जीरो मान लो तो आपका यू एफ कितना आया, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर यू एफ जो आपका फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी स्प्रिंग की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग की, वो कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसको, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये बातें हैं, ठीक है। अच्छा, मैं कह सकता हूँ कि वर्क, जैसे अपने वर्क एनर्जी थोड़ा लिखते थे ना, तो उसमें हम कहते थे कि वर्क डन बाय ऑल, इससे इक्वल तो क्या आता है, डेल्टा के आता है। और हम लिखते हैं कि आपका जो डेल्टा यू आता है वो कितना आता है, वर्क डन बाय माइनस और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इतना ही आता है। अच्छा, तो मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर वर्क डन बाय ऑल लिखता हूँ मैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इस इक्वल्स टू डेल्टा के होना चाहिए। भाई वर्क डन बाय ऑल मतलब सारे फोर्सेस, कुछ कंजर्वेटिव होगी कुछ नॉन कंजर्वेटिव होगी। तो अगर आपके पास ये जो आपका डब्ल्यू एफ है, डब्ल्यू एन सी है, मतलब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये अगर जीरो होता है किसी केस में, कि जितने भी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि वहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगे नहीं रहा हो, बट जितने भी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हो उन सबसे वर्क जीरो हो, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना आ गया, डेल्टा के आ गया। और डेल्टा के ये आपका जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ही कितना होता है, माइनस डेल्टा यू होता है, कितना होता है, माइनस डेल्टा यू। तो यह डेल्टा के, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई कितनी, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, कितनी वैल्यू आ गई, जीरो इज इक्वल्स टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। तो यहाँ से आप खोल के देख सकते हो उसको, डेल्टा के कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस यू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इसको इधर लेके आ जाओ, ये नेगेटिव वाली टर्म्स को, तो क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, या ऐसे लिखो, आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास एक इक्वेशन ये वाली आ गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये कहाँ से आया, आपने क्या सोचा है यहाँ पर कि आपकी जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, है ना, उनसे टोटल वर्क डन जीरो है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्या बात समझ में आ रही है। तो एक इक्वेशन आपके पास ये होगी, ये आपने पहले पढ़ा भी होगा, है ना, ये याद भी रहती है, हम लगाते भी हैं इसको कई बार। अच्छा, यहाँ से देखो, अगर आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर एक बॉल है, यहाँ पर एक बॉल है, इसको रिलीज कर दिया, मतलब आपका यू जो है वो जीरो है, यहाँ से रिलीज कराओ, ये हाइट एच पर यहाँ पर आके गिरा, ठीक है। अच्छा, अब आपको निकालना है कि जब यहाँ पर ये आएगा, जब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब वैसे तो हम निकाल सकते हैं किससे, अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन से, पर अगर मैं इस इक्वेशन से निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ। आपको क्या लिखना है, यू आई प्लस के आई इज इक्वल्स टू यू एफ प्लस के एफ, ये निकलना है। यू आई कितना है, एम जी एच, हमने अभी डिस्कस करा था, एच हाइट ऊपर है ना, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल पोजीशन पे एम जी एच होता है, पोटेंशियल एनर्जी ये निकाली थी ना भाई, कितनी निकाली थी, यही तो निकाली थी, एम जी एच है ना ऊपर इस बी पोजीशन पे, तो ये एम जी एच आएगा प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, वो तो जीरो है क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर जीरो है क्योंकि रिलीज करा है। यू एफ क्या है, वो जीरो है, प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है, वो हाफ एम वी स्क्वायर है, मान लो वेलोसिटी वी से जा रहा होगा यहाँ पर, ये तो आपको निकालना है, निकालो यहाँ से, ये m से m कट गया और v क्या आ गया आपके पास, अंडर रूट ऑफ 2gh, और यही तो आता था अपनी उस इक्वेशन से भी, इक्वेशंस ऑफ मोशन से, रूट ऑफ 2gh। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है।
एक और एग्जांपल आप कर लो, जैसे मान लो आपके पास एक यहाँ पर एक टावर है, एक टावर ऐसे है, ठीक है। अच्छा, इसको एक वेलोसिटी v से यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया किसी ऑब्जेक्ट को, तो ये नीचे आके गिरेगा ऐसे, ये नीचे आके ऐसे गिरेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब इसमें आपको निकालना है कि बताओ कितनी स्पीड से ही नीचे गिरने वाला है। बी नॉट मान लेते हैं, कितनी स्पीड से नीचे गिरेगा, तो क्या निकालोगे, यू आई प्लस के आई इज इक्वल्स टू यू एफ प्लस के एफ। देख लो यू आई कितना है, मान लो ये हाइट एच का है, तो आप बोल सकते हो यू आई कितना होगा, एम जी एच। भाई एम जी एच तो ऊपर पड़ा हुआ है, एम जी एच प्लस के आई हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी वी है इसके पास यहाँ पर, इज इक्वल्स टू यू एफ कितना है, वो तो जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से आप सीधा निकाल सकते हो वैल्यू, और वहाँ पर अगर आप करते तो कैसे निकालना पड़ता है, उसके कंपोनेंट लेते, फिर यहाँ पर दो इक्वेशन लगाते, फिर ऐसे करके निकालते, बट यहाँ से सीधा आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है हमें? तो यहाँ पर बात हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन लगभग सिमिलर जैसे दिखते हैं बट होते नहीं है, ठीक है, तो वो अलग अलग रहते हैं। तो इसका मैंने आपको कन्फ्यूजन दूर कर दिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पावर की। किसकी बात करते हैं? पावर की, जो कि अपना लास्ट पार्ट है। पावर को किस में नापते हैं हम? वॉट में नापते हैं। ये वर्क डन नहीं है, अब वॉट है, ठीक है। तो पावर जो होती है वो पावर क्या होता है? पावर को आप लिखते हो, अगर मैं एवरेज पावर की बात करता हूँ, किसकी? एवरेज पावर की। तो आप एवरेज पावर कैसे लिखते हो? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, ऐसे लिखते हैं, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। तो ये एवरेज पावर का फॉर्मूला हो गया। ये एक फोर्स की वजह से हो रहा है वर्क डन, है ना, एक फोर्स की वजह से जितना वर्क डन हुआ एक टाइम टी में। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस आपको लिखना हो, क्या लिखना हो? इंस्टेंटेनियस, तो आप लिख सकते हो पावर को लिखोगे आप डी डब्ल्यू, छोटा सा वर्क छोटे से टाइम के अंदर। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, ये एवरेज पावर था, कितना वर्क डन एक टाइम टी बड़े टाइम में हुआ, और ये इंस्टेंटेनियस पावर एक छोटा सा वर्क छोटे से टाइम में। डी डब्ल्यू को आप लिख सकते हो एफ डॉट डी एस, ऐसे लिखते थे, अपॉन डी टी। अच्छा, डी एस बाई डी टी क्या था? डी एस बाई डी टी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी, तो एफ डॉट वी। तो यहाँ से आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर की भी इक्वेशन आ गई। इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होती है? एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो जिस मोमेंट में आपको अगर पावर निकालनी है तो वहां पर उसका एफ वेक्टर डॉट कर दो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी, तो आपके पास क्या आ जाएगा? पावर निकल कर आ जाएगी। क्या बात समझ में आई? इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक सरफेस है आपके पास, ऊपर से एक बॉल को रिलीज कर दिया। क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। ये टी इक्वल्स टू 0 की कंडीशन है, ये हाइट h ऊपर पड़ा है। आपको निकालना है पावर एट टी इक्वल्स टू 0 और एंड टी इक्वल्स टू टी नॉट। टी नॉट कौन सा टेम्परेचर है? ये आपका टेम्परेचर नहीं है, टाइम, जब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बात समझ में आई? आपको ये तो पावर निकालनी कहाँ पर? टी इक्वल्स टू 0 पर निकालनी है और टी इक्वल्स टू टी नॉट पर निकालनी है, और आपको निकालनी है टी इक्वल्स टू 0 से टी इक्वल्स टू टी नॉट तक टोटल पावर कितनी लगी, और टी इक्वल्स टू 0 पर कितनी थी, और टी इक्वल्स टू टी नॉट पर कितनी थी। तो ये दोनों तो इंस्टेंटेनियस हो गई, और ये हो गई आपकी एवरेज वाली। तो दोनों निकाल कर देख लो। अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर की बात करता हूँ, क्या करता हूँ? एफ इंटू वी बात करता हूँ, ये बात करता हूँ। देखो फोर्स भी नीचे लग रही है, वेलोसिटी भी नीचे है, तो एफ डॉट वी तो कितना होगा? वो एफ वी हो जाएगा, क्योंकि एफ वी कॉस 0 हो जाएगा, तो एफ वी आ जाएगा आपके पास आंसर सीधा। तो अगर मैं टी कॉस 0 की बात करता हूँ तो वहाँ पर वेलोसिटी 0 है, तो आपकी पावर कितनी है? एफ इंटू वी, मतलब एम जी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी, और वी कितना है? 0 है, तो यहाँ पर पावर 0 हो गई। तो टी कॉस 0 पे तो आपकी पावर कितनी आई? 0 आई। अच्छा, जब हम टी नॉट की बात करेंगे, पावर एट टी इक्वल्स टू टी नॉट की बात करेंगे, तब वो नीचे आ जाएगा कुछ वेलोसिटी से, है ना, कुछ वेलोसिटी से नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब देखो, अगर उसको रिलीज करा था, तो आप ये बोल सकते हो, तो जब नीचे वो हिट करेगा तब कितनी वेलोसिटी होगी उसकी? अंडर रूट ऑफ 2gh होगी, यही होगी, अंडर रूट ऑफ 2gh, क्योंकि ऊपर से छोड़ दिया और नीचे 2gh से वेलोसिटी से आता है वो। तो आप क्या बोल सकते हो? एफ इंटू वी एम जी इंटू एच अंडर रूट ऑफ 2gh। क्या बात समझ में आई? तो पावर एट टी इक्वल्स टू टी नॉट कितनी होगी? इतनी आएगी। ये क्या है सब? ये इंस्टेंटेनियस पावर है। कौन सी पावर्स हैं? इंस्टेंटेनियस पावर। अच्छा, अब एवरेज पावर निकालनी है अपने को टी इक्वल्स टू 0 से लेकर टी इक्वल्स टू टी नॉट तक, है ना, टी इक्वल्स टू टी नॉट तक। तो आपको क्या निकालना है? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, ये निकालना है। ये होता है एवरेज पावर। टोटल वर्क डन कितना है भाई? ये इतना नीचे आया,
ग्रेविटी ने कितना वर्क करा, ग्रेविटी ने वर्क करा, नीचे है एच, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है एम जी एच, इतना ही टोटल वर्क डन करा, तो टोटल वर्क डन कितना है एम जी एच है, एम जी एच। और टोटल टाइम कितना लगता है उसको नीचे आने में, अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको पार्टिकल रिलीज कर देते हो आप तो नीचे आने में कितना टाइम लगता है उसको, अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी लगता है, तो आपकी एवरेज पावर ये होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम पावर का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी इंस्टेंट पे बोला जाए तो f इंटू वी कर दो, और किसी आपको बोला जाए कि किसी टाइम इंटरवल के अंदर निकालना है तो टोटल वर्क डन निकालो, उसके बाद उसको टाइम से जितना भी टोटल टाइम उसने लिया वर्क डन करने में उससे उसको डिवाइड कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये बात हो गई हमारी वर्क पावर और एनर्जी की। तो इतना ही है वर्क पावर एनर्जी के अंदर, जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, और जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो चुटकियों में सवाल आपसे बनवा देंगे। तो इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट मिलते हैं हम अगले चैप्टर में।